नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इसी साल 30 अप्रैल को केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना की घोषणा की थी। ये वो वक्त था जब पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी खबरें सुर्खियों में थी। अब जातियों की गिनती कब होगी, उन तारीखों का भी तकरीबन ऐलान हो चुका है। ये प्रक्रिया अगले साल अप्रैल से शुरू होगी, यानी अप्रैल 2026 से, और मार्च 2027 तक चलेगी। ये वो वक्त है जब उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां भी अपने चरम पर होंगी और जो दूसरे फेज की गिनती हो रही होगी जब फरवरी मार्च में, तब तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग भी चल रही हो, संभवतः वोटिंग भी चल रही हो। तो जातिगत जनगणना के दौरान जो माहौल बनेगा, उसका चुनाव पर क्या कोई असर दिखेगा, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, ये बड़े अहम सवाल हैं जो अब एकदम से तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में गूंजने लगे हैं। इन्हें समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी। हेमंत जी, जैसा कि मैंने कहा कि गिनती की प्रक्रिया तो अगले साल अप्रैल में शुरू हो जाएगी और 1 मार्च 2027 रेफरेंस डेट है, यानी तब तक तकरीबन लोगों की गिनती भी हो जाएगी, दूसरा फेज होगा। पिछले साल भी फरवरी के महीने में ही चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे। आपको लगता है कि इससे जो माहौल बनेगा, चर्चा तो जाहिर तौर पे होगी जब घर घर जाकर लोगों की गिनती हो रही होगी, तो चुनावी फायदा किसे देखते हैं आप? और देखिए, जाति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जाति सारे पॉलिटिकल पार्टीज गिनती हैं और यही वजह थी कि एक जमाने में जातियों से दूर रहने वाली, जातियों से मेरा मतलब जातीय राजनीति से दूर रहने वाली कांग्रेस ने भी इसको बड़ी मुख्य मांग के तौर पर उठाया था। समाजवादी पार्टी पहले से ही जाति जनगणना की मांग उठाती रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जाति एक ऐसी सच्चाई है जिसका लाभ हर कोई लेना चाहता है। फिलहाल तो यह स्थिति कि अपोजिशन ये मांग कर रहा था पिछले चुनाव के वक्त से, उसके पहले से ही। लेकिन अब एक खास मौके पर आ, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये फैसला ले लिया है। मेरा मानना है कि बहुत मुफीद वक्त समझ करके और खास तौर से बिहार और उसके बाद प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला सामने आया है। और कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स करने वाली भारतीय जनता पार्टी फिलहाल, जो मेरा मानना है, कि अपने आप को विन विन सिचुएशन में देख रही है और उसको लगता है कि अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है, उसके पहले एक वातावरण जो बन रहा है उसका लाभ उसको मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है, चुनावी फायदे के दृष्टिगत ही जाति जनगणना और खास तौर से जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। और जो भी हो, ये अलग बात है कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हैं उसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही खिलाफ गए थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन बीजेपी फिलहाल अपने आप को विन विन सिचुएशन में आंकते हुए ही इस फैसले तक पहुंची। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, कल लिखा उन्होंने ट्विटर पर, कि जब आएगी यूपी में पीडीए की सरकार, तब होगी जातीय जनगणना। तारीखों को छोड़ दीजिए, लेकिन वो तो एकदम दावे से, आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं जब आएगी पीडीए सरकार। आप बताइए नीरज जी, आप जैसे ख्याति प्राप्त पत्रकार जिनका इतना तजुर्बा है, अगर अखिलेश यादव ये बात न लिखे तो क्या लिखे? उनको तो लिखना है, वो तो हर मन से कह रहे हैं कि पीडीए की सरकार आ रही है और जनता पुकारती है अखिलेश आ गए हैं, अखिलेश आए हैं। ये तो 2022 के पहले में नारा चलता था। अपोजिशन के लीडर हैं, अपने समर्थकों में जोश बढ़ने के लिए ये बात रखेंगे। लेकिन एक कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जिन्हें सोचना पड़ेगा, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बातों पर काफी मंथन किया है, उसके बाद फैसला किया है। जैसे आप देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जब इस देश में आई तो प्रधानमंत्री बने ओबीसी वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा
कि 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले गांव गांव घर घर तक इस बात का संदेश था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ओबीसी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनाया। इसका बड़ा लाभ मिला था, उनके चेहरे का लाभ उस वक्त पे मिला था और लगातार उनके चेहरे का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा। और एक हम उसको बूम टाइम कहते हैं कि जब अपर कास्ट तो भाजपा के साथ थे ही, जब ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग, ओबीसी में खाली एक जात दो जात नहीं, ओबीसी की अधिकांश जातियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आई, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे कोयरी हो, चाहे लोध हो, चाहे फिर निषाद हो, तेली हो, तमोली हो, बरई हो, प्रजापति हो, जो भी जातियां होती हैं पिछले वर्ग की प्रमुख जातियां उनके साथ आई। एक खाली यादव एक जात थी जो उनके साथ नहीं रही, हालांकि उसका भी कुछ फीसद रिपोर्ट मिला था। पर उसके बाद से लगातार आज तक आप देखिए 11 वर्षों तक, अगर 2024 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें तो 11 वर्षों तक ओबीसी की बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो उनको लगता था कि ओबीसी उनके साथ है, ओबीसी को तवज्जो मिले, ओबीसी ज्यादा आएंगे। ये तो कोई भी जब जानता, हम आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 60% से ज्यादा ओबीसी की आबादी है। तो जो लोग ये समझते थे कि ओबीसी है, इसलिए मैं ओबीसी की बात बार बार ज्यादा कह रहा हूं, तो ओबीसी का तो बहुत बड़ा चंक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार रहा। और 2024 में जब अखिलेश यादव ने चुनाव को पिछड़ा बनाम अगड़ा बना दिया था, इसी लाइन पे चुनाव लड़ रहे थे, तब एक मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रत्याशित रहे परिणाम नकारात्मक दृष्टि से। और अखिलेश यादव को उनकी सक्रिय राजनीति यानी सत्ता की राजनीति में मुख्य किरदार के तौर पर आप समझिए कि 2012 करीब 12 साल बाद एक बड़ी कामयाबी उनको मिली, वरना लगातार असफल जा रहे थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का अपना कैलकुलेशन है कि ओबीसी का बड़ा वर्ग उसके साथ है। और आगे आने वाले दिनों में आप देखते जाइएगा भारतीय जनता पार्टी के कदम इस तरीके के होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से ओबीसी वर्ग को प्रभावित करें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है। चलिए इसके पहले एक जरूरी बात बता दें। जरूरी बात मेरे दिमाग में है कि विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है जो बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये हुए चुनाव होते हैं जहां गांव के स्तर पर बड़ी प्रबुद्धता होती है। और ध्यान रखिएगा इस बात को कि उत्तर प्रदेश में जब पंचायत के चुनाव होते हैं और जो मारपीट या झगड़ा झंझट या प्रबुद्धता चरम स्तर पर पहुंचती है, वो ओबीसी में यादव वर्सेस अदर जो कास्ट होती है ओबीसी की, इनमें ज्यादा होती है। तो इन परिस्थितियों के साए में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है कि उसके पक्ष में आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैंने जैसा पहले कहा कि बहुत से ऐसे कदम भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है इस बड़े वर्ग की जो भागीदारी है उसको लाभ देने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और एक पंक्ति में कहूंगा, ध्यान रखिएगा, इधर हाल की राजनीति में जब जो भारतीय जनता पार्टी का चरम काल माना जाता है, पार्टी ने बहुत कैलकुलेटेड चले हैं, बहुत गिन चुन करके, बहुत सोच समझ करके, पूरा माइक्रो मैनेज्ड इनकी रणनीति रही है। तो उनके दिमाग में जरूर चल रहा होगा और भाजपा भी समझती है कि उसने एक तरीके से अपोजिशन का जो बड़ा सीरियस इशू था उसको उन्होंने फिलहाल हाईजैक कर लिया है, उसका ऐलान करके उस पर काम किया। बीजेपी के जो पुराने सांसद हैं और नेता बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह, उनसे एक इंटरव्यू यूपी तक कर रहा था तो उन्होंने तंज कसा कि हाँ, जातिगत जनगणना के बाद स्वर्ण तो आसमान में जाके घर बनाएंगे। कुल मिला के उनका कहना था कि कुछ नहीं बदलने वाला है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आसमान में चला जाएगा, कोई पाताल में चला जाएगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का, अब वो ठाकुर समुदाय से आते हैं बृजभूषण शरण सिंह, तो बीजेपी के सामने एक ये चैलेंज भी तो है कि उनका ठाकुर और ब्राह्मण नाराज तो नहीं हो जाएगा कि भाई जातिगत जनगणना करवा रहे हो, इससे जी जी। तो देखिए, बृजभूषण शरण सिंह अपने क्षेत्र के
बड़े नेता हैं, एक तरीके से अपराजय माने जाते रहे हैं, उनकी अपनी से है, लेकिन उनके इस कथन का अर्थ मैं इस डेट से नहीं लेता हूँ। देखिए, जो इतिहास है, जो निकट अतीत का रिकॉर्ड है, वो सामने है। भारतीय जनता पार्टी को अपर कास्ट वोट तो तब भी मिलते रहे जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती रही। अपर कास्ट, देखिए एक बड़ी चीज उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है, देखिए जात की राजनीति तो पहले भी होती थी। आजादी के बाद से 1989 तक उत्तर प्रदेश में ये माना जाता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी अपर कास्ट, मुसलमान और दलित ये कांग्रेस के वोटर है और लगातार इनके वोटर बने रहते थे। लेकिन जब से ये मंडल और की राजनीति उत्तर प्रदेश में आई, जिसने खाली 12 साल के अल्पकाल में दलित और ओबीसी समाज के, यादव समाज के 8 लोगों को मुख्यमंत्री बना, इस दौर में एक परिवर्तन और देखने को मिला कि जो सवर्ण कांग्रेस के साथ 89 के पहले तक रहता रहा, वो सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। इसको चाहे कमंडल की राजनीति का असर आप कहें, चाहे जो कुछ कहें, तो सवर्ण, खासतौर से ब्राह्मण, तो भारतीय जनता पार्टी से कहीं गया ही नहीं है। बल्कि ब्राह्मणों के बारे में तो ये अब कहा जाने लगा है कि मतलब वो कोई दशा हो जाए, चाहे उनकी कितनी उपेक्षा हो जाए, उनको किनारे कर दिया जाए, लेकिन वो रहेंगे भाजपा के साथ। पूर्वांचल की एक दो बड़ी कठोर कहावतें होती हैं, वो भी ब्राह्मणों के बारे में कही जाने लगी हैं। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय जो है छोड़ करके जाएगा नहीं भारतीय जनता पार्टी को, ये बात सही है। इसके आगे का कैलकुलेशन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और एक बात भारतीय जनता पार्टी को ये भी तो समझ में आती है नीरज जी, कि अच्छा ओबीसी की बात अगर आप करें, जो 60% से ज्यादा होने जा रहे हैं, पोजीशन उत्तर प्रदेश में कौन अपोजिशन, मतलब अखिलेश यादव। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आज तक 4 बार उनके मुख्यमंत्री बने, 4 के चारों बार एक ही परिवार से, एक ही जात से, यादव जात से। दूसरी जातियों के लीडर से तो वहां कहाँ है अखिलेश यादव की बात बताइए, कौन लीडर है वहां? कोई इस लेवल का अखिलेश यादव के विकल्प तौर पर आज भी बात होती है, तो जो भी परिस्थितियां हो, जो भी रिश्ते हो, लेकिन शिवपाल यादव का नाम लिया जाता है। कुर्मी, कोयरी, लोध, निषाद, राजभर और दूसरे जातियों के जो ओबीसी के हैं, उनका कौन नेता है उनके यहाँ? नंबर 2 कोई नेता बता दीजिए, नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दूसरी चीज है, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी उन 2017 के असेंबली इलेक्शन में मिली, तो केशव मौर्य की अध्यक्षता थी उस वक्त। केशव मौर्य उनके पास है ओबीसी नेता, स्वतंत्र देव सिंह उनके पास ओबीसी के नेता हैं। ये लोग बड़े स्तर के नेता हैं, इनकी पूरे देश में। आपका मतलब है कि पिछड़े और अति पिछड़ों में एक तरीके का रिफ्ट बढ़ेगा और उसका नुकसान अखिलेश यादव को होगा। यादवों की सुप्रीमेसी सामने आएगी और अति पिछड़ों को का वोट छिटकेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल छिटकेगा। दूसरे ये भी बात कहने की है, जो मैं कह रहा हूं अपनी बात पूरी कर लूं जी, भारतीय जनता पार्टी के पास गैलेक्सी ऑफ फेसेस हैं। अब देखिए केशव मौर्य या मौर्य जात से, स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी जात से, इनके अलावा धर्मपाल सिंह लोध जात से। लोध बड़ी महत्वपूर्ण पिछड़ी जात होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, सेंट्रल से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। और बाकी जातियों के बड़े नेता भाजपा के साथ हैं, चाहे निषाद पार्टी आप देख लीजिए, सहयोगी दल, या फिर आप देख लीजिए ओम प्रकाश राजभरों के नेता, या फिर देख लीजिए क्या नाम इनका, अपनी अनुप्रिया पटेल, कुर्मियों के एक अच्छी खासी बेल्ट की नेता है। तो भाजपा को तो ये भी कहने के कि हमारे पास तो ओबीसी की सभी जातियों के प्रमुख और बड़े नेता हैं, जिनको हमने प्रदेश सरकार में और संगठन में महत्वपूर्ण जगह दिया है। जाट उनके साथ अच्छी संख्या में है ही है। जाट अभी उनका प्रदेश अध्यक्ष है और अभी संगठन का भी अध्यक्ष मेरा बदला जाना है। तो इस तरह के चेहरे लेकर आएंगे कि उनका दावा जनता के बीच में ज्यादा मजबूत रहेगा। हमने सबको साथ रखा है, वहां तो खाली यादवों की चलती है, ये तो भाजपा कहती रही है और अब तो और ज्यादा कहेगी कि आप बताओ दूसरी जात के कौन नेता, किसको अखिलेश यादव अपने स्थान पर मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे अगर उनको मौका मिलता है। तो ये सारी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने गिनी है, उनको गुणा गणित जोड़ा है, समझा है, तब इस तरह का फैसला लिया है। अब फिर कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, जोर दे कह रहा हूं नीरज जी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को खास तौर से देखते हुए यह टाइमिंग इस फैसले की सुनिश्चित की गई है जी। लेकिन सर
लेकिन सर जनगणना की जब घोषणा हुई थी 30 अप्रैल को, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चमका था। उसमें वो रामधारी सिंह की एक कविता पढ़ रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ रहे हैं कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। उसके बाद जब घोषणा हुई, घोषणा के बाद उन्होंने इसे अभूतपूर्व और स्वागत योग्य फैसला भी बताया। लेकिन जब चुनाव आएंगे तब तो ये जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर ये वाले वीडियो निकलेंगे ना। विपक्षी क्यों छोड़ेंगे? कटेंगे तो बटेंगे वाले वीडियो, बटेंगे तो कटेंगे वाले वीडियो निकलेंगे ना। हाँ यही जी। देखिए नीरज जी, यही तो राजनीति है। राजनीति में कब किसको क्या कह दे। क्या आपको ओम प्रकाश राजभर का वह भाषण जिसका वीडियो नहीं याद है, जो उन्होंने आजमगढ़ मऊ में दिया था, और क्या क्या बोला था? माँ बहन की गालियां तक नहीं दी थी भारतीय जनता पार्टी और वाजपेयियों को। ये राजनीति में चलता है। और यही योगी आदित्यनाथ हैं। अगर आप पुराने वीडियो की बात करें तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के प्रति जो बातें इन्होंने 2017 के पहले कही हैं, इस धरती पर, इस भारत भूमि पर कोई राजनेता नहीं कह सकता है। गिरिराज सिंह भी बहुत पीछे छूट जाए। और राजनीति में सब चलता है, उसको तो लोग मौके पर इस्तेमाल करेंगे ही। लेकिन अब यह तय होना है कि वो बात प्रभावी होगी, वो वीडियो प्रभावी होगा, या जो सामने पेश किया जा रहा है वो प्रभावी होगा। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी तैयारी में है, और भारतीय जनता पार्टी कुछ और प्रतिनिधित्व की दृष्टि से कुछ और चीजें कर सकती हैं, जिससे प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े इस वर्ग के मतदाताओं पर 2027 के पहले। जी नीरज जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अभी लोग सिर्फ इस तारीखों को देख रहे हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसे और पुख्ता करने के लिए बीजेपी कुछ कदम उठा सकती है। और जाहिर तौर पर बीजेपी केंद्र में भी सरकार में है, यूपी में भी सरकार में है। लेकिन सर आपकी पूरे यूपी भर पे नजर रहती है, आप लोगों से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं। पार्टी का नजरिया तो हमने देखा, लेकिन 5 हफ्ते हो चुके हैं घोषणा को। बीजेपी के जो वोटर हैं उनकी क्या रिएक्शन है? देखिए ऐसा है कि जाति की सच्चाई को तो कोई नकार नहीं सकता। और ये कहने की बात है कि जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना चलाओ, जाति जनगणना कराओ की मांग हो रही थी, उन्होंने जाति जनगणना का फैसला कर दिया। पर अभी तक क्या होता है, जहां 70,000 80,000 की संख्या में कुर्मी मतदाता है, वहां कोई क्षत्रिय कैंडिडेट आपने देखा? कोई ब्राह्मण कैंडिडेट आपने देखा? नहीं देखा। ये तो पहले से चल रहा, ये तो पहले से चल रहा। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, और इसका रिएक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तत्काल हो सकता है, बाद में हो सकता है, कि आप देखिए सरकार के पास तो सैंपल तो पहले ही आ जाएंगे। सैंपल न भी आए तो सरकार के पास आधार कार्ड सबके बने हैं, इसके आंकड़े हैं, इसके आंकड़े हैं, और भी तमाम चीजें हैं। तो सैंपल जैसे आएंगे तो इस बात को उसी दृष्टि से पेश किया जाएगा ना। और मैं क्या कह रहा हूं कि उसके पहले कुछ अब ऐसा कोई अभूतपूर्व फैसला थोड़ी ले लिया जाएगा कि उनको तुरंत ओबीसी को इतने % रिजर्वेशन दे दिया या ऐसा कर लिया। इसकी संभावना मुझे नजर नहीं आती है। वो तो पूरे समाज को देखते हुए, अपने समर्थकों को देखते हुए, अपने मतदाताओं को देखते हुए, उनकी सरकार है प्रदेश में, उनकी सरकार केंद्र में है, तो सुविधा अनुसार फैसले लेंगे। वो देखेंगे कोई इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है नहीं पड़ा। अभी तक तो इसका बहुत ज्यादा कोई इसकी प्रतिक्रिया इस तरीके की कहीं देखी नहीं जा रही है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा अपना सोचना है कि ये जो पंचायत के चुनाव होंगे, इसमें जरूर इस बात का रिफ्लेक्शन नजर आना शुरू हो जाएगा। तो पंचायत के चुनाव हैं जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं, और चाहे पंचायत के चुनाव में रिजर्वेशन को लेकर के और तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के कुछ और चीजें सरकार अपने स्तर पर कर सकती है, और तभी समझ में आएगा कि इसका रिएक्शन कैसा है कॉमन आदमी के बीच में, खास तौर से जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका क्या रवैया नजर आता है। जी, एक बात और आपने जो कि बीच में ये कहा, मैंने जब
ठाकुर ब्राह्मण इनसे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा तो आपने कहा कि ये बीजेपी को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब से जातिगत जनगणना की घोषणा हुई है उसके बाद शायद अखिलेश यादव का पंडित प्रेम जो है वो कुछ ज़्यादा ही जगह है। वो प्रबुद्ध सम्मेलन करवा रहे हैं लेकिन उसमें मुद्दा जो है वो ब्राह्मणों का रहता है। वो P4 पंडित कह रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव को लग रहा है कि ये जातिगत जनगणना वाले मसले पे ब्राह्मण नाराज है तो मैं थोड़ा अपनी तरफ कर लूं? नीरज जी, 2 दिन की मोहब्बत और 2 साल की मोहब्बत में और 20 साल की मोहब्बत में बड़ा फर्क होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्राह्मण और खास तौर से सवर्ण मतदाताओं और भाजपा के रिश्तों के बारे में अब मैं उस कहावत को आपके सामने पेश ही कर देता हूं। पूर्वांचल की कहावत है कि 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखें। मतलब चाहे उनकी उपेक्षा हो, चाहे उनको किनारे किया जाए, लेकिन वो वहां घुसेंगे जरूर, वहां रहेंगे जरूर, तमाशा देखेंगे जरूर, सपोर्ट करेंगे जरूर। तो वो लंबे समय का एक एफिलिएशन है, लंबे समय का एक आकर्षण है, एक लगाव है अपर कास्ट का भाजपा के प्रति। और उस समुदाय ने, उस पूरी बिरादरी ने ये भी देखा है कि अखिलेश यादव की सरकारों में उनकी क्या स्थिति होती है, या समाजवादी पार्टी ने उनको कितना रिप्रेजेंटेशन, कितनी तवज्जो दी है। एक दो बड़े नाम छोड़ दें अतीत के, वो भी बहुत पुराने हो चुके हैं। तो कौन सा नेता है, अब एक माता प्रसाद पांडे को लीडर पोजीशन बनाया, इसके पहले के कौन से फैसले ऐसे हैं जो उस वर्ग के पक्ष में जाते हैं? तो राजनीति में तो आकर्षण, मोह, प्रेम कभी भी किसी भी जात से, किसी भी दल का बढ़ सकता है, लेकिन लगाव जो है वो पुराना लगाव जल्दी टूटता नहीं है। ये परिस्थिति है और वैसे भी माना जाता है जिस तरीके की राजनीति, जो रणनीति 2024 में थी समाजवादी पार्टी की, वो एक तरीके से अगड़ा बनाम पिछड़ा ही सारा मामला कर दिया गया था। तो इस चीज को लोग इतनी जल्दी भूल थोड़े ही जाते हैं, उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन राजनीति है, इसमें सब अपने वाण चलाते हैं, सब अपनी रणनीति बनाते हैं, सब अपने तिकड़म लगाते हैं। तो अभी आने वाले दिनों में क्या क्या होगा, कैसे बयान आएंगे, क्या कहा जाएगा, किस प्रकार के ट्वीट होंगे, किस प्रकार की सोशल मीडिया भी पोस्ट होगी, किस प्रकार के भाषण होंगे, देखते जाइए। बहुत मजेदार होगा, दिलचस्पी बनी रहेगी लोगों की। जी बिल्कुल मजेदार तो जरूर होगा क्योंकि मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि जातिगत जनगणना के जो आखिरी आधिकारिक आंकड़े हमारे पास हैं वो 1931 के हैं, यानी 94 साल पुराने। 94 साल के बाद अब जातिगत जनगणना बीच में हुई कई बार, लेकिन उनके आंकड़े कभी सामने नहीं आए। लेकिन अब ये जो केंद्र सरकार ने ऐलान किया है और अब जो जातिगत जनगणना होने जा रही है, ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वक्त में इसके आंकड़े सामने आएंगे। यानी 94 साल के बाद देश में किस जाति की क्या संख्या है, इसका ताजा आंकड़ा हमारे सामने होगा। और जाहिर तौर पर इसके बहुत सारे सियासी निहितार्थ हैं, बहुत सारे चुनावों के ऊपर इसका असर हमें देखने को मिलेगा, पार्टियों की राजनीति पर हमें इसका असर देखने को मिलेगा। 16 जून को, इसी महीने 16 जून को माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी होगा और उस नोटिफिकेशन के जरिए हमें और डिटेल्स पता लगेंगे। क्योंकि अभी इसमें एक सवाल ये भी उठा रहे हैं बहुत सारे लोग कि जनरल कैटेगरी की भी गिनती होगी क्या, यानी कि ब्राह्मणों की भी, ओबीसी की तो होगी लेकिन क्या ब्राह्मणों की भी होगी, क्या ठाकुरों की भी होगी, क्या बणियों की भी होगी? तो ये भी कुछ सवाल हैं जो हमें नोटिफिकेशन के साथ पता चलेंगे। लेकिन जैसा हेमंत तिवारी जी ने हमें बताया कि बीजेपी को फिलहाल इसमें अपनी विन विन सिचुएशन नजर आ रही है और आने वाले दिनों में भी चुनाव के मद्देनजर इस दिशा में बीजेपी और मजबूत फैसले लेगी और चुनावों पर बीजेपी के पक्ष में इसका असर दिख सकता है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हेमंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।